आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर देखा कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ कैसे किया है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ किया और हमने ये देखा कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है और उस प्रोजेक्ट से हमें एक पर्टिकुलर रिटर्न जनरेट करना है ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सकें, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ये देख लेते थे कि क्या हम इस प्रोजेक्ट से उतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जितना हमारे इन्वेस्टर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आती थी तो वो हमें ये इंडिकेट करती थी कि हम अपने इन्वेस्टर्स के जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, हम उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, लिहाजा हम वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते थे। सिमिलरली अगर नेगेटिव आती थी तो ये एक इंडिकेशन देती थी कि जितना रिटर्न हमसे हमारे इन्वेस्टर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शक्ल में मांगते हैं, हम उससे कम कमा रहे हैं, इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ टू फाइंड आउट हाउ मच रिटर्न आर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। हम ये कैसे कैलकुलेट करें? एक बिजनेस के पास, एक कंपनी के पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल कह रहे हैं या सोर्स ऑफ फाइनेंस कह रहे हैं, दो होती हैं। एक इक्विटी और दूसरा डेट। या तो कंपनी जो है वो किसी को अपने साथ पार्टनर बना दे और उसको इक्विटी स्टेक दे दे, शेयर्स इशू कर दे और पैसे ले ले, या फिर किसी से डेट यानी उधार या लोन ले ले और फिर उस शक्ल में उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर ले। अच्छा, इक्विटी के थ्रू लेने का मतलब है पार्टनर बन गया, पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो भी इक्विटी के थ्रू पैसे देगा वो हमारे साथ रिस्क भी शेयर करेगा, उसका रिस्क भी होगा। और जो भी हमारे डेट के थ्रू पैसे देगा उसका कोई रिस्क नहीं होगा, उसको हमने एक फिक्स रिटर्न देना है यूजुअली, और उसका कैपिटल भी सिक्योर्ड होता है, वो हमें रीपे करना होता है हर हाल में। क्योंकि इक्विटी होल्डर्स रिस्क ले रहे होते हैं, लिहाजा वो डेट होल्डर्स के मुकाबले में हमसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क विद अस। वेयर एज डेट वाला जो है वो कम रेट पे भी राजी हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे साथ रिस्क नहीं लेंगे। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि इक्विटी वाले इस वक्त हमसे लेट्स से 12% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो 12% होगा इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम ये भी आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो ये समझिए ऐसा है कि जिसने इक्विटी के थ्रू, शेयर्स के थ्रू हमें पैसे दिए हैं, वो हमसे एनुअली अपनी इन्वेस्टमेंट का 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब चूंकि डेट वालों का रिस्क थोड़ा सा इनसे कम होगा तो डेट वाले हमने इससे कम मांगेंगे, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से वो हमसे 7% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। इनका रिटर्न कम क्यों है? क्योंकि इनका रिस्क नहीं है या कम है बहुत, सो इसलिए ये कम रिटर्न पे भी खुश हैं। इनका रिस्क ज़्यादा है इक्विटी वालों का, इसलिए इनको खुश रखने के लिए, सेटिस्फाइड रखने के लिए इनको ज़्यादा रिटर्न दिया जा रहा है। सो लेट्स से 12% हम इक्विटी के ऊपर दे रहे हैं और 7% हम डेट पे दे रहे हैं। अब अगर हमारी कंपनी ने 100% पैसा इक्विटी के थ्रू उठाया हुआ है, इक्विटी के थ्रू, तो फिर इसका मतलब ये लोग तो है ही नहीं, तो ये रिटर्न तो देना ही नहीं है। तो जो कंपनी का ओवरऑल रिटर्न होगा वो 12% ही होगा, 12% ही होगा। लेकिन अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इक्विटी जो है वो लेट्स से हमें $100,000 के कैपिटल की ज़रूरत है, हमें $100,000 के कैपिटल की ओवरऑल ज़रूरत है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर $100,000 की कैपिटल की ज़रूरत है हमें,
और हम इसमें से $70,000 जो है वो इक्विटी के थ्रू ले रहे हैं, लेट्स से हम वो पैसा इक्विटी के थ्रू ले रहे हैं, और बाकी $30,000 हम ले रहे हैं डेट के थ्रू। सो अब आप लोग मुझे ये बताइए कितना % हम इक्विटी के थ्रू ले रहे हैं और कितना % हम डेट के थ्रू ले रहे हैं। $70% एंड 30%। सो 70% हम ये ले रहे हैं और ये 70% कैसे आया, 70,000 डिवाइडेड बाय टोटल, और 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल। सो ये 70-30 को कहते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। दैट्स कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये है कि 70% उसके पास इक्विटी है और 30% उसके पास डेट्स हैं। ये पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, 70% एंड 30%। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जरा देखिएगा। जब साल खत्म होगा तो इक्विटी होल्डर्स को हम कितने डॉलर्स रिटर्न के तौर पे पे करेंगे, आप बताएं मुझे। जो इक्विटी वाले हैं साल के एंड पर उनको मुझे कितना परसेंट तो आगे अमाउंट में बता दीजिए कि कितना पे करना पड़ेगा। 8400, जबरदस्त। कैसे निकाला, 12% ऑफ $70,000, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। 8400 टोटल रिटर्न जो मैं इनको दूंगा वो 8400 होगा, और इनको कितना दूंगा, 7% ऑफ 30,000। ये आ गया टोटल रिटर्न इनका। अच्छा, अब कंपनी ने 8400 एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को देने हैं और 2100 दूसरी कैटेगरी को देने हैं, तो टोटल रिटर्न कंपनी कितना दे रही होगी। $10,500। Total return will be the sum of these two, 10,500। और $10,500 जो है ये टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दिया जा रहा है, यानी कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये रिटर्न दिया है। 1 लाख पे। 1 लाख पे। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं कि कितना % रिटर्न दिया है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा और कितना आएगा आंसर। 10.5%। 10,500 divided by 100,000, which is 10.5%. This is called weighted average cost of capital. That's called weighted average cost of capital, और प्यार से हम इसे WACC भी कहते हैं। ये हमारा weighted average cost of capital कहलाता है 10.5%. This is called our weighted average cost of capital. और ये है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम वहां यूज करते थे इन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हम यूज करते थे कि अगर हमें ये $100,000 इन्वेस्ट करना है कहीं पर, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम एटलीस्ट 10.5% अर्न कर रहे हो। और हम ये देखने के लिए अपने प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और हमें पता चलता था कि मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर 10.5% रिटर्न चाहिए। So ये weighted average cost of capital कहलाता है 10.5%।
अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वैक कैलकुलेट करना है एक और तरीके से सेम आंसर लाने के लिए, तो आप क्या करें, सिंपली ये देखिए कि इक्विटी आपका कितना परसेंट है, 70% है। तो आप इक्विटी की जो परसेंटेज है वो उठा लें और उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जो चीज आपके टोटल कैपिटल का 70% है उसकी कॉस्ट 12% है। तो 70% हम लेंगे इस 12% का। जो चीज 30% है आपकी कैपिटल के अंदर, वो उसकी कॉस्ट है 7%, उसका 7% ले लें। तो 70% ले लें 12% का और 30% ले लें 7% का और इनको ऐड कर लें, तो you will get the same answer, 10.5%. So we don't need this figure, we don't need this figure if we know the capital structure. हमें ये percentages पता हैं, तो we can simply calculate cost of capital in this way. 70% of 12%, 30% of 7%, एंड इनको फिर ऐड कर देंगे तो वेटेड एवरेज हमारे पास आ जाएगा 10.5%. वी कैन डू इट यूजिंग दिस फॉर्मूला एज वेल. तो इन दोनों तरीकों से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है. सो अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको इसके बाद हम यूज करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को देखते हुए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, एक दफा बुक वैल्यू से और एक दफा मार्केट वैल्यू से. और ये दोनों क्या है ये भी साथ साथ समझ में आपको आ जाएंगे. क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि हमने अपने इन्वेस्टर्स को 13% रिटर्न देना है और कॉस्ट ऑफ डेट हमारा 6%, यानी डेट होल्डर्स को हमने 6% रिटर्न देना है. अब 13% ऑफ व्हाट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. शेयर कैपिटल हो या लोन नोट्स हो, इन दोनों की दो तरह की वैल्यूज होती है. एक वो जो बैलेंस शीट में दिखती है जैसे ये है, और एक वो है जो मार्केट के हिसाब से है. जैसे अगर आप यहां देखो तो इक्विटी की वैल्यू है 150,000, यानी अगर हम बुक्स को देखें, अब हम अपनी बैलेंस शीट को देखें, तो हमें लगता है जो हमारा टोटल कैपिटल है उसमें से $150,000 जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स का है. और ये 150,000 आता कैसे? ये ओरिजिनल पैसे जो आप अपने इन्वेस्टर्स से लेते हो वो, प्रीमियम अगर आपने लिया है वो, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने प्रॉफिट्स क्रिएट किए हैं और रिजर्व्स क्रिएट किए हैं वो, तो इनका सम होता है. लेकिन ये जो इक्विटी है ये रिप्रेजेंट किससे होती है? शेयर्स से. और वो शेयर्स मार्केट में कितने के बिकते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी. तो ये जो इस वक्त हमें वैल्यूज दी हुई है इक्विटी की और लोन नोट्स की, ये बुक वैल्यूज कहलाती है, इनमें बैलेंस शीट से दी है. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. एक गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख की, 1 मिलियन की. 1 मिलियन की आपने गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी बैलेंस शीट पे 1 मिलियन पे शो हो रही होगी और उसमें से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे होंगे. बट 31 दिसंबर को वो गाड़ी मार्केट में कोई कितने में खरीदने के लिए तैयार है, वो उसकी मार्केट वैल्यू है. तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क होता है. इसी तरह इक्विटी की भी मार्केट वैल्यू अलग होती है और बुक वैल्यू अलग होती है, और लोन नोट्स की भी. तो पहले हम एक काम करते हैं, हम मार्केट वैल्यूज की बजाय बुक वैल्यूज को ही वैल्यूज कंसिडर करते हैं. तो जो हम ये कह रहे हैं कि 13%, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 30% किस चीज का है? बुक वैल्यूज का है. सो बुक वैल्यू बेसिस पर अगर हम वैक कैलकुलेट करें, वैक यूजिंग बुक वैल्यूज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देख लें. इसमें हमें जो परसेंटेज अप्लाई करनी है बेसिकली, वो अप्लाई करनी है बुक वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड डेट पे. सबसे पहले हम इक्विटी उठा लेते हैं, और इक्विटी में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. सो इक्विटी में हम ये उठा रहे हैं प्लस ये उठा रहे हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, 150,000 आ गया. उसके बाद हमने यहाँ पर
उसकी कॉस्ट लिखी जो कि हमारी है 13%, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक डॉलर वैल्यू लिखी जो हमने उनको देनी है साल के एंड पर। सो 13% ऑफ टोटल इक्विटी विच इज 19,500। उसके बाद हमने यहाँ पर डेट लिखने हैं। डेट हमारे पास फिलहाल एक ही किस्म का है और ये है 50,000, और इसके ऊपर हम दे रहे हैं 6%, और 6% ऑफ 50,000 हम लेते हैं तो 3,000 बनता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इट्स 22,500, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इट्स 200,000। सो हम $22,500 की टोटल पेमेंट कर रहे हैं, और ये पेमेंट हम कर रहे हैं 200,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो 22,500 शुड बी डिवाइडेड बाय 200 and multiplied by 100, convert it into percentage, so it is 11.25%। ये हमारा वैक कहलाएगा बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज। ये वो वैक है जो हमारे बुक वैल्यूज के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। सो दैट्स 11.25%। द सेम प्रोसेस शुड बी रिपीटेड विद द मार्केट वैल्यू बेसिस। अब यही चीज अगर हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से करनी होगी तो हम बिल्कुल ये प्रोसेस रिपीट कर देंगे। सो मैं इसी चीज को दोबारा कॉपी कर रहा हूं, इसी फॉर्मेट को नीचे, और अब मैं इक्विटी की जो है मार्केट वैल्यू उठा रहा हूं एंड नॉट द बुक वैल्यू। ठीक है, सो आई एम चेंजिंग इट फ्रॉम बुक वैल्यूज टू मार्केट वैल्यूज। लेट्स सी मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये जो इक्विटी वाला पार्ट था, कॉलम था, इसमें पहले हमने बुक वैल्यूज उठाई थी, अब हम मार्केट वैल्यूज उठाएंगे। अब मार्केट वैल्यूज उठाएंगे कैसे, जरा वो देखिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। हमें नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नहीं दिए हुए, लेकिन हमें ये बता दिया है कि टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है, 120,000 है, और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है, $1 है। इस शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू $1 है, और ये $120,000 का शेयर कैपिटल है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं, इसके लिए आपको 120,000 को डिवाइड करना पड़ेगा पार वैल्यू से टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो इट विल बी द सेम 120,000। तो 120,000 शेयर्स हैं आपके टोटल। अब इसमें से हर शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है, $2.5 का। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा $2.5 से, ताकि हमें इक्विटी की मार्केट वैल्यू पता चल जाए, एंड इट इज $300,000। अब ये टोटल इक्विटी की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो याद रखने की है, जब हम बुक वैल्यूज की इक्विटी निकाल रहे थे तो हमने शेयर कैपिटल में रिजर्व्स भी ऐड किए थे, लेकिन जब हम इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें रिजर्व्स को ऐड नहीं कर रहे। ये बात याद रखिएगा। जो आपकी शेयर प्राइस है 2.5, वो टोटल इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है। जो शख्स आपका शेयर खरीद रहा है मार्केट में और उसके पैसे दे रहा है $2.5, वो $2.5 जो दे रहा है वो टोटल इक्विटी के पैसे दे रहा है हर शेयर के अगेंस्ट। तो 2.5 के अंदर तमाम इक्विटी आइटम्स मौजूद हैं। सो यू डोंट नीड टू पुट अ सेपरेट इक्विटी आइटम, क्योंकि डबलिंग हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट वैल्यू बेसिस पे जाओगे तो जस्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो निकालें, और उसको मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। डू नॉट एवर ऐड अनदर इक्विटी आइटम, गलत हो जाएगा। बट जहां बुक वैल्यूज की बात होगी तो बुक वैल्यूज के अंदर बैलेंस शीट में हम हर आइटम ऑफ इक्विटी अलग अलग लिखते हैं, इसलिए हमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद डेट की बात करते हैं। डेट के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। हमारे टोटल लोन नोट्स की जो बुक वैल्यू है वो $50,000 है, और एक लोन नोट की जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, पार वैल्यू है, वो $100 है। और ये नॉर्मली F9 के क्वेश्चन के अंदर आपको अज्यूम भी करना पड़ता है कि वो $100 है, अगर ना भी लिखा हुआ हो तो इट्स $100। सो अगर मैं इसको $100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लोन नोट्स कितने हैं, 500।
टोटल लोन नोट्स हमारे पास 500 है और एक लोन नोट मार्केट में कितने का है? 105 का। तो अगर 500 लोन नोट्स हों और एक लोन नोट की मार्केट वैल्यू 105 हो तो पूरे 500 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। सो इट्स 52,500। यानी इन लोन नोट्स की बुक वैल्यू 50,000 है जबकि इनकी मार्केट वैल्यू 52,500 है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल आ जाती है 352,000। अब इक्विटी और उसकी जो परसेंटेजेस हैं वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो वही 13% है और 6% है, बस सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होना है वो चेंज हो गया। सो 13% ऑफ द मार्केट वैल्यू 300,000, 39,000, 6% of the market value 3150 and total is 42,150 but against the total value of 352,500 और 42,150 को अगर मैं 352,500 से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आता है वो 11.96% आता है जो कि पहले से ज्यादा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जस्ट फूड फॉर थॉट, हमें बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज में से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए प्रैक्टिकली? कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है? ज़रा सोचिए और फिर उसके बाद मुझे जवाब दीजिए। टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट, थिंक द रीज़न व्हाई यू आर गोइंग टू आंसर अ पर्टिकुलर, रिकमेंड अ पर्टिकुलर ऑप्शन और उसका रीज़न भी आपने मुझे बताना है। अब द क्वेश्चन इज whether we should use book values or we should use market values. A very simple answer to this. अगर इस वक्त आपकी मार्केट वैल्यू इक्विटी $300,000 है, इस वक्त इन्वेस्टर चाहे अपने शेयर्स बेचना तो $300,000 में वो बिकेंगे, नॉट 2 लाख में, 2 लाख में नहीं, सॉरी 150 में नहीं बिकेंगे, $300,000 में वो शेयर्स बिकेंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि उसके पास चॉइस है कि वो $300 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दे, नहीं अपने शेयर्स बेच दे और वो $300,000 कहीं और इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो ये $300,000 यहीं इन्वेस्टेड रखे और उसके ऊपर रिटर्न कमाए। तो अगर वो ये कहता है मुझे 13% रिटर्न चाहिए तो वो 13% किस पर अप्लाई करेगा? जो उसकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट की मार्क वैल्यू है वो है $300,000। बेसिकली उसने अपने पैसे $300,000 इस वक्त बिजनेस में स्टैकअप किए हुए हैं और वो इन पैसों को इस बिजनेस से निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो $300,000 इन्वेस्ट कर रहा होगा। अगर वो यहाँ से पैसे निकाल ले, अपने शेयर बेचे और किसी और जगह इन्वेस्ट करेगा और वो किसी को कहेगा मुझे 13% चाहिए, तो किस चीज का 13% होगा? इट शुड बी ऑफ $300,000 because the current market value is of $300,000. So investors will always ask for a return based on the market value of their investment and not the book values. ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1.5 लाख की उन्होंने की हो आज से 10 साल पहले, वो आज से 10 साल पहले उन्होंने शेयर्स खरीदे थे कंपनी के और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट अब आज ऐड हो गया तो वो 150 पे आ गया। बट मार्केट में अगर वो चीज $300,000 में बिक रही है तो फॉर देम द वैल्यू इज $300,000 एंड नॉट द $150,000। सो द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बैक इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू बेसिस। ये याद रखिएगा, हमेशा मार्केट वैल्यू बेसिस जो है वो सही वैक कैलकुलेट करके देगा, यानी वही रिटर्न वो आपको कैलकुलेट करके देगा जो इन्वेस्टर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात तो तय हो गई कि हम मार्केट वैल्यू यूज करेंगे और वो ज्यादा बेहतर मेथड है। ओके, अब अगर आप गौर से देखें तो वैक जो हमने वैल्यू से कैलकुलेट किया था इट वाज 11.25%, वेयर जब वैक हमने कैलकुलेट किया यूजिंग मार्केट वैल्यूज तो इट इज स्लाइटली हायर देन द बुक वैल्यू बेसिस, और दोनों में से ये वाला बेहतर है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो बेसिकली जो सही है उसके मुकाबले में कम है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं बुक
value method or basis will understate WACC, वो WACC को अंडरस्टेट करेगा। बुक वैल्यू बेसिस या बुक वैल्यू मेथड विल अंडरस्टेट WACC, जब भी आप कैलकुलेट करोगे ये अंडरस्टेट करेगा। और ये इत्तेफाक नहीं है, यूजुअली ऐसा ही होगा। एंड इसकी बड़ी वजह क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। मैं जरा परसेंटेजेस निकालता हूँ कि मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर बुक वैल्यू के हिसाब से क्या आ रहा है। 150,000 डिवाइडेड बाय 200,000। सो बुक वैल्यू के हिसाब से 75% इक्विटी है और 25% जो है वो डेट्स हैं। बट अगर मैं यही परसेंटेज यहां निकालूं तो यू कैन सी जो परसेंटेज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ रही हैं वो 85% इक्विटी आ रही है और 15% डेट आ रहे हैं। 15% जो डेट का प्रोपोर्शन है वो मार्केट वैल्यू में कम हो गया है और जो इक्विटी का पोर्शन है वो बढ़ गया है। अब ये क्यों हुआ, पहले ये देख लेते हैं और फिर इसका इंपैक्ट देखते हैं कि वैक पे क्या आता है। अगर आप यहां पर देखिए तो बुक वैल्यू के हिसाब से इक्विटी की वैल्यू 150,000 बनती है, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 300 है, जो कि 2 टाइम्स बन गई है। यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो रेशो है, यानी मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो, अगर मैं निकालूं इक्विटी का मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो निकालूं मैं, तो वो 2 टाइम्स है। 300 डिवाइडेड बाय 150, इट्स 2 टाइम्स। और अगर मैं मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशियो निकालूं डेट का, के मार्केट वैल्यू डेट, तो वो भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ रहा। 50,000 से 52,500 पे बढ़ रहा है, बट उतने टाइम्स नहीं बढ़ रहा जितने टाइम्स आपकी इक्विटी बढ़ रही है। इट्स जस्ट 1.05 टाइम्स। ये 2 टाइम्स है और ये 1.05 टाइम्स है। यानी जब आप बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे शिफ्ट कर रहे हो तो कंपैरेटिवली जो इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है और जो डेट में इंक्रीज आ रहा है वो कम है, जिसकी वजह से इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा हो रहा है मार्केट वैल्यू पे स्विच करने की वजह से। सो मार्केट वैल्यू ये सजेस्ट करता है कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 352,500 है, जिसमें से 85% इक्विटी है और 15% जो है वो डेट है। सो मोर proportion of equity, less proportion of debt as compared to book values। अच्छा, ये इत्तेफाक है सर या दिस विल बी द यूजुअल केस? दिस इज अ यूजुअल केस, क्योंकि इक्विटी जो है, आपको पता है कि कंपनी जितनी भी ग्रो करेगी उसका फायदा उधार वालों को नहीं होता, बल्कि उसका फायदा शेयर होल्डर्स को होता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स दो तरह के जो हैं, एक इक्विटी और एक डेट वाले। डेट वालों को हमने एक स्पेसिफिक डेट में फ्यूचर में उनकी एक प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है, चाहे हमारी कंपनी ऊपर जाए या नीचे जाए, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही वापस मिलेगी जो उनसे उधार लिया गया। और उनको जो एनुअल रिटर्न मिलता है वो भी तकरीबन फिक्स मिलता है, चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए चाहे कम कमाए। लिहाजा जब कंपनी ग्रो कर रही होती है बहुत ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा दे रही होती है, तो ये बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा होता है इक्विटी होल्डर्स को, इसलिए इनकी वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट में ज्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन डेट वाले, उनको पता है जो भी आपकी कंपनी का लोन नोट खरीदेगा ना, उसको पता है कि कंपनी ग्रो करे या ना करे उसको एक सर्टेन अमाउंट ही मिलेगी। बस ये जरूर हो जाएगा कि वो डेट के मुकाबले में अगर स्लाइटली ज्यादा देगा तो उसकी एक वजह होगी। उसकी वजह ये होगी कि इस डेट पर अगर लेट्स से 6% रिटर्न मिल रहा है
और मार्केट में इस वक्त वो अगर कोई डेट लेता है, यानी वो सॉरी कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदता है यानी इन्वेस्टमेंट करता है, और मार्केट में उसको 4% से मिल रहा है, तो वो प्रेफर करेगा कि हमारी कंपनी के लोन नोट्स खरीदे, क्योंकि उस पर उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो उसको स्लाइटली महंगा खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, बट वो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यानी अगर 50,000 है बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इतनी ही बढ़ेगी जितनी आपको यहाँ दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ का फायदा इस डेट के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले को नहीं मिलता, बल्कि शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले को मिलता है। लिहाजा शेयर्स की मार्केट वैल्यू अनलिमिटेड बढ़ सकती है, यानी उसकी पार वैल्यू लेट्स से $1 होगी, और उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है $8 तक पहुंच जाए, $10 तक पहुंच जाए, $15 तक पहुंच जाए, उसकी अनलिमिटेड है, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी आगे कितना ग्रो कर रही है। लिहाजा यू विल ऑलवेज सी द बुक वैल्यू जो आपकी इक्विटी की है वो मुकाबलतन मार्केट वैल्यू जो इक्विटी की है वो बुक वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा होगी, और डेट की उतनी ज्यादा नहीं होगी, और उसका इम्पैक्ट फिर आपको यहां दिख रहा है। अब जैसे ही हमने मार्केट वैल्यू पे शिफ्ट किया, तो जब हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस का 85% ले रहे होंगे, और एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का हम जस्ट 15% ले रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेटेड एवरेज है वो बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, 75% ले रहा हूँ यहाँ पर 13%, उसमें ऐड कर रहा हूँ 25% ऑफ 6%, 11.25%। 85% ले रहा हूं इस दफा 13% का, पहले मैं 13 का 75% ले रहा था, अब 13 का 85% ले रहा हूं, और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का 15% ले रहा हूं, कम ले रहा हूं पहले से, तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट वेटेड एवरेज पे पड़ेगा, और वेटेड एवरेज मेरी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं एक एक्सपेंसिव वाले का ज्यादा प्रोपोर्शन ले रहा हूं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग 11.96 की है। सो वहां एग्जामिनर आपको थ्योरी में जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है, ये जो मैंने डिस्कशन की है ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, कि वो आपसे डिस्कशन में पूछ सकता है कि which method should be used, market value or book values, and why market value method is a better method, number one, and why market value will usually produce a higher WACC value than the WACC calculated under book values. This is what the explanation should be जो मैंने अभी आपको बताई है. I hope it's clear. So अब अगर हमें ये पता हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है और कॉस्ट ऑफ डेट कितना है और मार्केट वैल्यूज कितनी है या बुक वैल्यूज कितनी है, तो हम उसकी बेस पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकाल लेते हैं, अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर गिवन ना हो तो कैलकुलेट कैसे करें, हम कैसे अपने शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड वो कैलकुलेट करें। ज़ाहिर है उनके लिए रिटर्न है, हमने उनको देना है, हमारे लिए वो कॉस्ट, तो वो कैसे कैलकुलेट करें। हमारे पास 3 मॉडल्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा के मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मॉडल्स फॉर कैलकुलेटिंग के, एक मॉडल हमारे पास है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एक मॉडल हमारे पास है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और एक हमारे पास मॉडल है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ये 3 हमारे पास तरीके हैं अपने इक्विटी होल्डर्स का जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड वो कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल, बहुत सिंपल मॉडल है, और सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो है
सॉरी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है तो फॉर्मूला इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का है के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डीपीएस डिवाइडेड बाय एक्स div market price per share MPPS multiplied by 100. इसमें दो चीजें हैं, एक डिविडेंड पर शेयर है और एक एक्स डिव मार्केट प्राइस पर शेयर है। अब ये क्या है, लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी ने करंट डिविडेंड दिया है, अभी रिसेंटली पे किया है डिविडेंड, करंट डिविडेंड लेट्स से उसने पे किया है 15 सेंट्स पर शेयर और उसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो है लेट्स से $2, राइट, और $2 की मार्केट प्राइस पर उसने 15 सेंट्स का डिविडेंड पे किया है, सिंपल। तो इसका मतलब इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को $2 की इन्वेस्टमेंट पर 15 सेंट्स की पेमेंट की है डिविडेंड की शक्ल में, तो इसने रिटर्न दिया है। तो ये कितना परसेंट बनता है, बहुत सिंपल, 15 सेंट्स डिवाइडेड बाय $2 है, लेकिन डॉलर को हमने सेंट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वरना गलत हो जाएगा। तो 200 सेंट्स इन्वेस्टमेंट है और 15 सेंट्स का उसके ऊपर रिटर्न दिया जा रहा है, जो कि कितना परसेंट बनता है, $7.5%, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाती है क्योंकि इन्वेस्टर्स को 7.5% का रिटर्न दिया गया है। और ये आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहलाता है कि आप सिर्फ ये देख लो कि आपकी शेयर की प्राइस कितनी है और उस प्राइस के अगेंस्ट कितना डिविडेंड पे किया जा रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। दिस इज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर बट कॉस्ट फॉर द कंपनी, ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल। अब इसमें जो ये मामला है जिसमें एक्स डिव मार्केट प्राइस पर शेयर लिखी हुई है, व्हाट इज मेंट बाय एक्स डिव, इसको समझ लीजिए ताकि फिर आप एग्जाम में आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जब मार्केट में पता चल जाए सबको कि डिविडेंड पे होने वाला है बहुत जल्द, डिविडेंड अनाउंस हो चुका है कि हम पे करने वाले हैं, या इन अदर वेज लोगों को पता चल गया है मार्केट में कि अभी डिविडेंड मिलने वाला है कुछ दिन के बाद या एक आध हफ्ते के बाद डिविडेंड मिलने वाला है, वेरी सून, शॉर्टली मिलने वाला है। तो आप मुझे बताओ कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलने वाला है कंपनी का, तो उस कंपनी की मार्केट प्राइस जो शेयर की होगी उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आप लोग बताएं, उसकी शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, राइट, बढ़ जाएगी। और उस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि जो भी ये शेयर खरीदेगा उसको डिविडेंड भी मिलेगा, तो बेचने वाले को भी पता है कि वो एक ऐसी चीज बेच रहा है जिसपे कुछ दिन के बाद डिविडेंड मिलेगा। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो उसकी जो शेयर प्राइस इस एक्सपेक्टेशन से पहले की थी, वो इस एक्सपेक्टेशन के बाद इतनी बढ़ेगी जितना डिविडेंड मिलना है। मिसाल के तौर पर डिविडेंड के एक्सपेक्टेशन से पहले शेयर प्राइस थी $2 और डिविडेंड जो अब एक्सपेक्टेड है वो है 15 सेंट्स का, तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो $2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 प्लस $0.15 यानी सेंट्स, वो उसमें ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बी 2.15।
जब आपकी मार्केट प्राइस विद इन एक्सपेक्टेशन की डिविडेंड मिलने वाली है बढ़ जाए, अच्छा ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, जिस दिन डिविडेंड मिल जाएगा उस दिन ये शेयर प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, फौरन वापस नीचे आ जाएगी। तो ये कुछ दिन की का मामला होता है। तो ये जो प्राइस है ये टेम्पररी प्राइस है, इट्स नॉट अ परमानेंट प्राइस। तो 2.15 इसकी प्राइस हो जाएगी, इसको कहते हैं कम डिफ प्राइस। ये कम डिफ प्राइस है जिसमें डिविडेंड भी कम्युलेट हो चुका है। कम मींस कम्युलेटिव, सो इट्स अ कम्युलेटिव डिविडेंड प्राइस, यानी ये इसमें डिविडेंड भी ऐड हो चुका है, और वो डिविडेंड जब जैसे ही पे हो जाएगा वापस शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी। और एक्स डिव क्या होगी? एक्स डिव या तो क्वेश्चन में दी भी होगी, वो बेसिकली वो वाली प्राइस होगी जो डिविडेंड के हट के है, यानी उसमें करंट डिविडेंड का इम्पैक्ट शामिल ना हो। और पता कैसे चलेगा कि शामिल है या नहीं है? तो एक बात है, या तो डिविडेंड जो है वो पे हो गया होगा, वो बता देगा कि द डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड। तो जब वो ये कह दे कि डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड और उसके बाद लिखिए द करंट मार्केट प्राइस इज दिस, तो ये कौन सी प्राइस होगी बताएं? वो जो करंट मार्केट प्राइस उस वक्त होगी जब डिविडेंड पे हो जाएगा, उसको कौन सी प्राइस कहेंगे? कम डिव या एक्स डिव? एक्स डिव। वो एक्स डिव बन जाएगी, क्योंकि उसमें डिविडेंड, चूंकि अब सबको पता है कि डिविडेंड जिसको मिलना तो मिल गया, अब हमें नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अगर क्वेश्चन ये कह दे कि द डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड एंड द करंट मार्केट प्राइस इज जो भी आपको बताया, तो इसका मतलब समझ लो कि वो एक्स डिफ प्राइस है। और फॉर्मूले में हमेशा, चाहे जितने भी फॉर्मूले आप यूज करोगे प्राइस के, उसमें हमेशा एक्स डिफ प्राइस यूज की जाती है, क्योंकि ये जो टेम्पररी प्राइस है इसकी बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। ये सबको पता है, ये 10-15 दिन का मामला है। पूरे साल जो प्राइस नॉर्मली रहनी है उसको लोग कंसिडर करते हैं, रादर देन ये 5 दिन की जो इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द डिविडेंड। सो हमेशा एक्स डिफ प्राइस शुड बी कंसिडर्ड। सो हमें कैसे पता चलेगा एक्स डिफ प्राइस है? पहली बात, मैंने आपको बता दिया कि अगर वो ये कह दे कि डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड और फिर उसके बाद मार्केट प्राइस दे दे, तो जाहिर है इस वक्त जो मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रही होगी वो एक्स डिव ही होगी। और अगर वो वर्ड यूज कर दे द कम डिफ प्राइस इज 2.15 और आपको उसको एक्स डिव करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में तो एक्स डिव यूज होना है, तो आप सिंपली कम डिफ प्राइस में से डिविडेंड क्या कर दें? माइनस कर दें। आप डिविडेंड माइनस कर दें, तो जब आप उसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे, जो भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है पे होना, वो आप माइनस करोगे तो आपके पास एक्स डिव प्राइस आ जाएगी। सो डिविडेंड पर शेयर उसमें से आप माइनस कर दोगे जो भी उसने दिया होगा कि वो पे होने वाला है। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कम डिव है? दो तरीके से, या तो वो बता दे कि कम डिव है, ठीक है, वो बता दे कम डिव है तो कम डिव है, फिर सोचना नहीं है कि पे हुआ है नहीं हुआ, उसने कम डिव ही दिया हुआ है। या फिर वो कहे कि डिविडेंड इज expected to be paid shortly, expected to be paid shortly, and the current market price is, वो बता दे। तो अब जाहिर है अभी एक्सपेक्टेड है, अभी पे नहीं हुआ, तो जो भी मार्केट प्राइस है वो बड़ी भी होगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सो वो कम डिव हो जाएगी। बट याद रखिएगा, कम डिव हो या कुछ भी हो, हमें एक्स डिव चाहिए। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम में, और एग्जाम प्रैक्टिस करते रहेंगे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको खुद ब खुद वर्डिंग से आप आदी होते चले जाए। बस मतलब कम कि डिव और एक्स डिव का फर्क याद रखिएगा। कम डिव मींस इसमें वो जो शॉर्टली डिविडेंड पे होने वाला है उसका इंपैक्ट शामिल है, और एक्स डिव का मतलब उसमें वो इंपैक्ट शामिल नहीं है। सर मतलब एक्स डिव। इस मॉडल की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस। नंबर 1 लिमिटेशन, इट इग्नोर्स कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन को इग्नोर कर रहा है, ये सिर्फ डिविडेंड को ही रिटर्न मान रहा है, जो कि गलत है। एक इन्वेस्टर जब एक घर खरीदता है, और वो घर जब खरीदता है तो उसको 1 साल का रेंट मिलता है, वो भी उसकी इनकम है, और 1 साल के बाद अगर घर की वैल्यू बढ़ गई है तो वो जो जितनी बड़ी है वो भी उसकी इनकम है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने एक शेयर खरीदा था 10 रुपए का, $10 का समझ लें, और वो शेयर हो गया $11 का 1 साल के बाद, तो उसको 10 और 11 का जो डिफरेंस है ये भी उसको रिटर्न मिला है, और जो इस दौरान उसको डिविडेंड मिला होगा, लेट्स से $1 का, लेट्स से उसको डिविडेंड भी मिला, तो उसको टोटल जो फायदा हुआ है वो $2 का हुआ है, नॉट $1 का। उसको $2 का फायदा हुआ है, और $2 को अगर मैं 10% से 10 से डिवाइड करूंगा तो इन्वेस्टर देखेगा
कि मैंने तो $10 की इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे उस पर $2 का गेन हुआ, तो मुझे रिटर्न मिला है 20%. So the return of the investor is going to be 20%, not just this $1, which is 10%. तो हम तो डिविडेंड को ही इसका रिटर्न मान रहे हैं, जो कि गलत है. सो इट इग्नोर्स कैपिटल गेन. वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को इन्वेस्टर का रिटर्न मान रहा है. वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर जो है ना, वो आपसे सिर्फ डिविडेंड पे खुश हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो आपसे कैपिटल गेन भी मांगेगा. सो द ओवरऑल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर इज sum of capital gain and dividend, not just the dividend, whereas the dividend valuation model ignores capital gain. एक ये मसला है. दूसरा मसला, it ignores टैक्स. वो टैक्स को भी इग्नोर कर रहा है. ठीक है, इन्वेस्टर को टैक्स भी देना पड़ता है, टैक्स का भी इम्पैक्ट होता है. इसको जब इनकम मिलेगी तो टैक्स भी देखना पड़ेगा कि आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है. Third, it does not incorporate risk explicitly. ये क्या मतलब है? मैंने अपने इन्वेस्टर को इस साल 7.5% का रिटर्न दिया, ठीक है, और मैंने इसको अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लिया. इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को उठाकर इसकी मदद से मैंने कॉस्ट ऑफ डेट को इसमें ऐड करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया. और मैंने कहा कि ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना था, कॉस्ट ऑफ डेट जितना भी था, तो एक एवरेज रिटर्न जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला एवरेज रिटर्न इज 6%. लेट्स से 7.5% इस पे है, जरा कॉस्ट ऑफ डेट इससे कम होगा, तो एवरेज जो होगा वो 6% हो गया, लेट्स से कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और अब मैं जो प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ, मैं उसके अंदर इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि 6% रिटर्न कमाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद एनपीवी पॉजिटिव आने के बाद मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. इसका मतलब एनपीवी कब पॉजिटिव आएगी? जब मुझे प्रोजेक्ट 6% से थोड़ा सा भी ज्यादा कमा के देगा तो एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी. लेट्स से एनपीवी प्रोजेक्ट मुझे 7% कमा के दे रहा है, जबकि मुझे 6% चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरा प्रोजेक्ट मुझे 7% यानी इतना कमा के दे रहा है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स का 6% दे सकता हूँ और अपने इक्विटी वालों को भी 7.5% दे दूंगा. क्योंकि जब मैं एवरेज 6% कमाऊंगा तो कुछ को मैं 6 से भी कम दे रहा हूँ और कुछ को मैं थोड़ा 6 से ज्यादा दे रहा हूँ, यानी 7.5. तो मैं खुश हूँ उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके. बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं जो पैसे इस वक्त लूंगा अपने इन्वेस्टर्स से और जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जिसको मैं अप्रेस करने जा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट है. और क्या ये जरूरी है कि उसका रिस्क लेवल अब तक जो मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूं उसके बराबर हो? बताइए, क्या उस नए प्रोजेक्ट का रिस्क लेवल जरूरी है कि उतना हो जितना अब तक जो मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूं? नहीं, ज्यादा हो सकता है. अगर मेरे नए प्रोजेक्ट का रिस्क ज्यादा है तो क्या लोग मुझसे अब भी 7.5% एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं. जो नया प्रोजेक्ट होगा उसका अपना नया रिस्क लेवल होगा, और वो कितना होगा वो अभी इस मॉडल के अंदर हमने तो देखा ही नहीं. हमने तो सिर्फ रीसेंट डिविडेंड को उठा के देखा है कि हमने अभी कितना डिविडेंड पे किया है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लोग आगे भी हमसे इतना डिविडेंड लेके खुश हो रहे होंगे. ठीक है, वो आज खुश होंगे क्योंकि आज हमारा रिस्क लेवल कम होगा, लेकिन जो नया प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे रिस्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस रिस्क की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे. लेकिन इस मॉडल के अंदर उस नए प्रोजेक्ट के हिसाब से रिस्क इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमने इसमें रिस्क नहीं ऐड किया, रिस्क इसमें है. ये 7.5% भी हम क्यों दे रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क है, बट ये रिस्क उस नए प्रोजेक्ट का रिस्क नहीं है जिसके लिए हमने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना है. तो जब हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं तो हम बेसिकली ये अज्यूम करते हैं कि अब तक जो डिविडेंड हम देते आए हैं लोग उसी पे खुश रहेंगे, और लोग हमसे नए प्रोजेक्ट के रिस्क के हिसाब से रिटर्न नहीं मांगेंगे, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन है इस मॉडल की. तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जिसको हम एक नए मॉडल से फिर हल करेंगे बाद में. तो थर्ड पॉइंट इसका ये है. और इसका एक और ड्रॉबैक या लिमिटेशन या assumption है, it ignores
ग्रोथ। आप मुझे बताओ क्या क्या मेरे इन्वेस्टर्स, चलो रिस्क को गोली मारो, रिस्क में चेंज नहीं है। आप किसी को घर रेंट पे देते हो तो क्या 5 साल तक सेम रेंट मिलता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता ग्रोथ में? होता है ना? तो क्या लोग सारी जिंदगी आपसे इतना ही डिविडेंड एक्सपेक्ट करते रहेंगे? नहीं। हर साल हर बंदा, इन्फ्लेशन कम से कम, उसको उसके इम्पैक्ट को देखते हुए लोग हर साल एक स्पेसिफिक ग्रोथ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि इग्नोर्ड है इसमें। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम सारी जिंदगी 15 सेंट्स का डिविडेंड देते रहेंगे $2 की इन्वेस्टमेंट पर, जो कि गलत है। अगर मैं 5 साल का प्रोजेक्ट ले रहा हूं तो 5 साल तक मैं इतना ही डिविडेंड देता रहूं, ये नहीं हो सकता। यस, देयर हैज टू बी ग्रोथ इन डिविडेंड्स expected from our investors, which here in this case has been ignored. तो इसमें डिविडेंड ग्रोथ को इग्नोर किया गया है। So these are the limitations of dividend valuation model. ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की लिमिटेशन है। तो एग्जाम में सवाल आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सॉरी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो एक ड्रॉबैक जो इसका लास्ट वाला है, इसको तो हम दूर कर सकते हैं बाय इंकॉर्पोरेटिंग ग्रोथ। सो सेकंड मॉडल जो हमारा है वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये इसका समझो रिफाइंड मॉडल है, और हमेशा हम यही वाला मॉडल यूज करेंगे जब भी ग्रोथ दी हुई होगी। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप अपना डिविडेंड देखें कितना है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इन्वेस्टर को जो पहला प्रॉफिट या डिविडेंड मिलेगा वो कब मिलेगा? फौरन जब वो इन्वेस्ट करेगा या 1 साल के बाद? आफ्टर ईयर एंड। आफ्टर ईयर। कोई भी बंदा जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि 1 साल तक अगला पैसा इस्तेमाल करेगा तो ही कमा के देगा। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर जब भी हम डिविडेंड उठाएंगे तो हम डिविडेंड कौन सा उठाएंगे? D1, यानी वो डिविडेंड जो हमें 1 साल के बाद मिलेगा, D1। ठीक है, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स डिव मार्केट प्राइस पर शेयर से। अच्छा, अब मैं एक्स डिव का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जहां जहां प्राइस आएगी वो हमेशा एक्स डिव ही होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। सो मार्केट प्राइस पर शेयर, और 1 साल के बाद जो आप डिविडेंड दे रहे हो वो उठाओगे। ये तो हो गया आपका विदाउट ग्रोथ। इसके बाद इसमें जितना परसेंट ग्रोथ है वो ग्रोथ की परसेंटेज आप ऐड कर दोगे। सो इसमें KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, MPPS stands for X div market price, and G stands for growth. D stands for growth. तो ग्रोथ आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये मॉडल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से उठकर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बन जाएगा, और जो लास्ट लिमिटेशन है इसकी वो खत्म हो जाएगी। द लास्ट लिमिटेशन विल नाउ बी, विल नो मोर बी देयर। ठीक है, लेकिन सर कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमें आज का डिविडेंड दे देता है, करंट डिविडेंड दे देता है। तो अब हम क्या करें? अगर उसने करंट डिविडेंड दे दिया तो करंट डिविडेंड अगर उसने आपको दिया है तो उसकी मदद से आप नेक्स्ट डिविडेंड कैलकुलेट कर लो। इसमें मैं D1 लिख देता हूं कि D1 का मतलब क्या है? D1 इज इक्वल टू नेक्स्ट डिविडेंड या डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम। लेकिन अगर वो आपको आज का डिविडेंड देता है तो उसको पहले आपने नेक्स्ट डिविडेंड में कन्वर्ट करना है।
और नेक्स्ट डिविडेंड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जितना परसेंट डिविडेंड में ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से उसको बढ़ा दो। सर कैसे? मिसाल के तौर पर अगर वो आपको आज का डिविडेंड देता है, कहते हैं 15 सेंट्स है, ये आज का डिविडेंड है, इसको हम डी नॉट कहते हैं, इसको हम डी नॉट कहते हैं। डी नॉट मीन्स 0 पॉइंट पे जो डिविडेंड मिल रहा है, तो करंट डिविडेंड जो है 15 सेंट्स है, और वो कहता है कि डिविडेंड जो ग्रो करता है वो 4% के हिसाब से ग्रो करता है। तो D1 आप मुझे बताओ कितना होगा, मुझे D1 निकाल के बताओ, D1 कितना होगा? 4% डिविडेंड ग्रो कर रहा है हर साल, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिविडेंड? सो नेक्स्ट डिविडेंड बहुत आसानी से आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप जो आज का डिविडेंड है विच इज डी नॉट 15 सेंट्स, इसको 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी ग्रोथ रेट है 1 प्लस ग्रोथ रेट उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कर दोगे तो आपके पास 1 साल के बाद का डिविडेंड आएगा। फॉर्मूले में 15.6 आप पुट करोगे, आप 15 पुट नहीं करोगे, you should put 15.6 and divided by the current market price, and then उसमें growth 4% ऐड कर दोगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सर 15/6 क्यों ले रहे हो? सेंड में दान 0.515। वो सही है, आप वो डिपेंड करता है कि आपने प्राइस नीचे डॉलर में ली है, किस में ली है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने ऊपर डिविडेंड सेंट्स में लिया हुआ है तो नीचे शेयर प्राइस भी सेंट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो नीचे आप डॉलर में लो तो फिर ऊपर भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो यूनिट होगा वो सेम होगा। ठीक है, सो अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जरा मुझे उसको सॉल्व करके आप बताएंगे। सो मुझे इस सवाल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दो। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम D1 निकालते हैं, नेक्स्ट डिविडेंड, और नेक्स्ट डिविडेंड कैसे आएगा? करंट डिविडेंड है 22 सेंट्स इंटू 1 प्लस ग्रोथ विच इज 3%, 3% हम बढ़ा देंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 22.66। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमें जो डिविडेंड है उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, डिविडेंड जो है वो उसमें है सेंट्स में है, तो हमें शेयर प्राइस को भी सेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर होगी, उसमें ग्रोथ हम एज इट इज ऐड कर देंगे। So it's 10.55% cost of equity.
इट इज एक्स डिव। ये एक्स डिव ही है ना, क्योंकि डिविडेंड पे हो चुका है। मैंने कहा था कि जब डिविडेंड पे हो जाता है तो जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही होती है वो एक्स डिव ही हो चुकी होती है, क्योंकि सबको पता चल गया होता है कि डिविडेंड पे हो चुका है, अब उसका कोई फायदा नहीं है, सो प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ये वाली फाइल जिस पे अभी आज हमने काम किया है ये मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे सारा कुछ है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं थर्ड मॉडल करवाऊंगा और कॉस्ट ऑफ डेट करवाऊंगा, एंड उसके बाद फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस पे आएंगे और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिव था, आपको समझ में आ गया।